हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एएस एजुकेशन हब। एएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैंने 12th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में ऑलरेडी एक टॉपिक हमारा चला हुआ है एनपीओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका मैंने अभी तक लगभग आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, जो भी जितनी भी मैंने लास्ट क्लासेस कराई हैं। तो उसी टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हुए हम उसके कुछ एग्जांपल करते हैं, ताकि हमें अपने कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाए कि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या अभी भी कुछ वीकनेस है, कोई कमियां हैं। अगर कोई कमी होंगी, कोई वीकनेस होंगी, तो हम उसको क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं आपको। ये टीएस ग्रेवाल की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 32 है। तो थोड़ा मैं इसको आपको एक बार रीड करा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 32 इलस्ट्रेशन। आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो जिनके पास बुक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को रीड करके स्टार्ट करते हैं करना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन of Modern Health Club prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 19 and the balance sheet as at 31st March 2019। तो देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन को करने का आपको तरीका क्या होना चाहिए, आपका जो तरीका है क्वेश्चन करने का, टेक्निक क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लें तो बेटर है, ना करें टाइम क्योंकि बहुत ही लिमिटेड होता है पेपर में आपको क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड देखिए कि क्वेश्चन तो 100% होगा ही होगा क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन होगा ही होगा। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन ने मांगा हुआ है कि आपको जो रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 19। तो आपको जो भी बनाना है उसके लिए आप फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19 का, और ये मेरी बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 19 की। तो देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको सब्सक्रिप्शन का पॉइंट सबसे पहले दिया हुआ है, जो कि 31st मार्च 18 को 4000 का है और 31st मार्च 19 को है हमारा 5। तो देखिए बेटे, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे ट्रेड। सबसे पहले मेरे को पता है कि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है। आप सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से डील करते हो, क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू नेचर का आइटम है, उसको आप नॉर्मली आप इनकम, आपकी रैकिंग नेचर की इनकम है, आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में लिखते हो। तो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपका सब्सक्रिप्शन। अब आपको क्या करना है कि रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन आपको कितना रिसीव हुआ ये देखना है। आपको रिसीव हुआ 60,000, हमें 60,000 का रिसीव हुआ। मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाया हुआ है। देखो, हमें ये नहीं देखना कि हमने कितना कैश रिसीव किया, हमें देखना कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि आपका 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक है, उसमें हमने कितनी सब्सक्रिप्शन की इनकम अर्न करी है। तो देखिए, अब इसमें मेरे को बोला हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अब एडवांस मेरे को देखो, मैं अगर आपको ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाऊं इस चीज को, यहाँ पर मेरे को इस वाले फाइनेंशियल ईयर की, जो कि 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का है, इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है। इसकी अमाउंट मेरे को 60,000 रिसीव हुआ है और यहाँ पर कोई इनकम एडवांस दे रखी है, एडवांस इनकम सब्सक्रिप्शन की 4000 का। तो एडवांस का मतलब कि अमाउंट तो आपको यहाँ पर रिसीव हुआ, कैश आपको यहाँ पर मिला, इसमें वो इंक्लूड नहीं है 4000। तो आप क्या करेंगे, इसको एड एडवांस इन लास्ट ईयर, एडवांस इन लास्ट ईयर, कि हमने लास्ट ईयर में कितना एडवांस रिसीव किया, 4000, क्योंकि लास्ट ईयर में एडवांस रिसीव किया, यहां पर रिसीव किया, बट इनकम की इस वाले ईयर की, इसलिए मैंने इसको उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि मैं इसी वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं। अब दिया हुआ है एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19, यहां पर दिया हुआ 5000 का एडवांस। तो यहां पर एडवांस मिला, अमाउंट तो इसमें इंक्लूड है, जब मिला यहां पर है तो इसमें इंक्लूड है, बट ये इनकम कौन सी ईयर की है, नेक्स्ट वाली ईयर की। तो आप इसको क्या कर देंगे, लेस एडवांस इन करंट ईयर, कि हमें करंट ईयर में एडवांस मिला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एडवांस
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 18 और ये 31 मार्च 19, किसी भी तरीके से लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लास्ट ईयर में मिला, ये करंट ईयर में मिला, कितना 5000, तो आप इसको क्या कर दोगे, लेस। नेक्स्ट वन दिया हुआ इसने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, आपके लिए असेट्स है वैसे भी, क्योंकि इनकम आपने अर्न कर ली, मिला नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पर दिया हुआ है, तो ये इनकम तो मेरी यहां की है, क्योंकि इनकम मैंने यहां पर अर्न कर ली, बट ये रिसीव कहां पे हुआ, यहां पर, तो मैं माइनस करूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो कितना है मेरा 3000, इसको मैंने क्या कर दिया, लेस। और मेरे को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पर दिया हुआ है, यहां पर मैंने इनकम अर्न किया बट मिला नहीं, तो इस 60 में वो इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है। अगर वो इस 60 में इंक्लूड नहीं है लेकिन मेरी इनकम तो है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, कितना है करंट ईयर का 4000। देखो ये एडलेस किस तरीके से किया, इसको मैंने लास्ट क्लास में भी आपको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि आपको किस तरीके से इसको करना है। हालांकि अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर से आप उसको लास्ट क्लास को देख सकते हो। तो अब देखिए एडलेस करने के बाद आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी आई, सिंपली देखिए, ये 60, 64 और 68, आपका 60 इनकम आई, एलएस करके 60 ही इनकम आई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा 60 लिख देते, ये आपका प्रोसीजर है, इत्तेफाक से कैलकुलेशन ऐसी बैठी आपकी कि आपका अमाउंट हो ही आया। इसके बाद देखिए मैंने एक तरीका और भी बताया था आपको करने के लिए कि आपको क्या करना है, टेक्निक क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की, कि जिस भी पॉइंट को आप पढ़ रहे हो, जिस पॉइंट को आप उस टाइम पे पढ़ रहे हो, उस पॉइंट की जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी एडजस्टमेंट है, उन सबको आप एक ही साथ में कैलकुलेट करोगे और सभी को एक ही बार में जहां भी जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाओ, इनकम में जाओ, एक्सपेंडिचर में जाओ, या फिर आपकी बैलेंस शीट में, असेट्स में, लायबिलिटीज में, जहां भी जाना आप उसको नोट डाउन कर दोगे। तो देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है, तो यहां पर आएगा लायबिलिटी में, ये लायबिलिटी अमाउंट असेट्स, मैंने फॉर्मेट में ये लिख दिया सीधा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 4000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन का करंट ईयर, तो ये यहां पर आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 5000 का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में असेट्स होता है आपका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 3000 का, और यहां पर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 का। तो मेरे हिसाब से आपका ये पॉइंट क्लियर होगा सभी का, भाई एडवांस या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्यों हमें ऐड करना है, क्यों हमें लेस करना है, ये आपको अच्छे से आता है अगर आपने लास्ट क्लास देखी हुई है तो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बुक्स का दिया हुआ है, एडजस्टमेंट का सब्सक्रिप्शन का पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए एडजस्टमेंट का नेक्स्ट पॉइंट आपका बुक्स का वैल्यू दिया हुआ है 12,500 बिगिनिंग में दिया हुआ है 31 मार्च 18 को, और 26,500 एंड में दिया हुआ है। अब आपको देखो किस तरीके से पढ़ना है। बुक्स आपकी असेट्स है, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, तो आप इसको लिखोगे बुक्स। लेकिन ये आपको बैलेंस दिया हुआ है जो बिगिनिंग का 31 मार्च 18, तो पहले आप यहां पर लिखोगे बुक्स, कितना दिया हुआ है बिगिनिंग का 12,500, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया आपने। लेकिन जब आप बुक्स को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देखोगे बुक्स की, तो आपने देखा कि रिसीव पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में बुक्स लिखा हुआ है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में बुक्स की वैल्यू लिखी हुई है 16,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बुक्स परचेज करी है, ड्यूरिंग द ईयर हमने बुक्स परचेज करी है। बेटा मैं अब इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा, ताकि और भी देखो, मैं एक यही पॉइंट नहीं, ऐसे जो भी पॉइंट्स होंगे असेट्स को लेके, आपको क्या करना है कि जो भी असेट्स बिगिनिंग में वैल्यू दी हुई है, आप उसको बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दोगे, जो आप वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर रहे हो। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी उस असेट से रिलेटेड सेल या परचेज दिया हुआ है, तो आप उसको कंसीडर करोगे। तो देखो इसमें मेरे को परचेज दिया हुआ है बुक्स का, तो मैं यहां पर लिखूंगा बुक्स मेरे पास बिगिनिंग की वैल्यू थी 12,500, उसके बाद मैंने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर बुक्स का 16,000, तो परचेज किया तो ऐड 16,000 का बुक्स मैंने परचेज किया। कोई सेल है क्या इसमें? नहीं बेटा, कोई सेल है नहीं। अगर ये यही बुक्स की वैल्यू आपकी रिसीप्ट साइड होती तो इसका क्या मतलब होता है कि मैंने बुक्स को सेल किया है। अब देखिए मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई 00582 28,500, बट मेरे को इसकी ईयर एंड में वैल्यू दी हुई है 26,500। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें मैंने कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन लगाया होगा, राइट ऑफ किया होगा।
तो डेप्रिसिएशन कितना आया, डेप्रिसिएशन ये बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा निकल के, तो 28,500 की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन बुक्स में आपको दिया हुआ है कि बुक की वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 19 26,500 की वैल्यू गिवन है। तो अब आप क्या करोगे, 2000 का आपका क्या आया, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या हुआ, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपका क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आइटम, एक्सपेंस खर्चा। तो आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 2000 का आपका डेप्रिसिएशन है। क्लियर है। अब देखिए एडजस्टमेंट के पॉइंट्स मेरे क्लियर हो गए, कुछ और भी पॉइंट्स होते तो मैं अकॉर्डिंगली उनको पढ़ता, रीड करता, और उनकी जो भी ट्रीटमेंट होती, जो भी एडजस्टमेंट होती, मैं कंप्लीटली एक ही बार में करता। कहने का मतलब आपको तरीका क्या होना चाहिए कि बुक्स को पढ़ा आपने तो बुक्स यहां भी लिखी, यहां पर भी लिखी, इसको जब आपने कुछ भी किया, सेल परचेज कैलकुलेट एड, सेल होता तो माइनस करते आप, आपने देखा अब इसमें देखो ये वैल्यू दी हुई थी तो डेप्रिसिएशन आपने इसमें रिवर्स कैलकुलेशन में निकाला। मान लो क्वेश्चन नहीं कहता कि आपको इस पर 5% 10% डेप्रिसिएशन लगाते, तब आप माइनस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके तब वैल्यू को लिखते। तो क्वेश्चन देखो कैसे भी हो सकता है, अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं तो ये बैलेंसिंग फिगर आया, और अगर ये वाला पॉइंट आपको गिवन होता कि आपको रेट दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन इतना कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपका ये एडजस्ट करने के बाद यहां पर एक क्लोजिंग वैल्यू आती बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से, मैंने एडजस्टमेंट पढ़ लिया, स्टार्टिंग से पढ़ो। रिसीव पेमेंट अकाउंट का टू बैलेंस बीडी, दैट मीन कैश का बैलेंस मेरे को अवेलेबल बैलेंस है, कैश कितना दिया हुआ है 17,000, बिगिनिंग का रिसीव पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग का बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन मैंने ट्रीट कर लिया, डोनेशन नॉर्मली डोनेशन दिया हुआ है तो बाई डोनेशन, डोनेशन है मेरा 2000 रुपीज का, इनकम है मेरी। उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है बेटा मेरे को फर्नीचर, ये वाला पॉइंट मेरे को समझाना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए भी मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। देखिए इसमें दिया हुआ है टू फर्नीचर, बुक वैल्यू 6000, सेल किया मैंने 5000 में, क्योंकि रिसीव मैंने 5000 किया। तो देखिए मेरे को बिगनिंग में कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी इन्फॉर्मेशन में, लेकिन इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो अंदर दिया हुआ है उसमें मेरे को दिया हुआ है कि मेरे को जो फर्नीचर था जो मैंने सेल किया उसकी बुक वैल्यू 6000 थी। तो वो वैल्यू यहाँ पर होगी या नहीं होगी, मैं तभी तो किसी पुरानी एसेट्स को बेचूंगा जब मेरे पास ओल्ड बैलेंस शीट में कोई वैल्यू होगी। तो मेरे पास यहाँ पर एक फर्नीचर था, फर्नीचर कितना था मेरे पास, बुक वैल्यू थी इसकी 6000। अब मैंने इस फर्नीचर को सेल कर दिया, तो जब मैं यहां पर फर्नीचर लिखूंगा, फर्नीचर 6000, ओपनिंग वैल्यू मैंने कैरी करके लेके आया। उसके बाद मेरे को देखना कोई सेल परचेज है क्या, सेल तो है, परचेज नहीं है, सेल मैंने इसको बेच दिया, सेल बुक वैल्यू को मैंने बेच दिया, तो इसकी वैल्यू तो निल। अब आप इसको चाहे यहाँ पे लिखते या लिखते कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया समझाने के लिए आपको कि फर्नीचर 6000 का मेरे पास था, मैंने सेल कर दिया 6000 का ही, बुक वैल्यू 6000 को सेल कर दिया। अब ये मैंने सेल किया 5000 में, तो यहां पर तो इसकी वैल्यू नहीं, लेकिन मैंने इसको बेचा कितने में 5000 में, तो मेरे को क्या हुआ लॉस, और लॉस को मैं कंसीडर करूंगा एक्सपेंडिचर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना लॉस हुआ, 6000 की बुक वैल्यू को 5000 में मैंने सेल किया, तो मेरे को 1000 का लॉस हुआ। क्लियर है। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस मेरी कैपिटल नेचर के आइटम है, तो उसको मैं यहां पर लिखूंगा लाइफ मेंबरशिप फीस। इसको मैं अलग से कैपिटल फंड में भी ऐड करके दिखा सकता हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कैसे भी लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस को मैं कई बार आप आंसर्स में देखेंगे कि कैपिटल फंड ऐड सरप्लस वगैरह, उसी में आपने लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड किया होगा, आप अलग से लिख दीजिए या फिर उसमें ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक ये भी इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% फॉर फुल ईयर। बेटा इस पॉइंट को ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि मैंने 5% के रेट से पूरे साल का 9000 का इंटरेस्ट रिसीव किया। अब ये बताइए पूरे साल का, इसका मतलब ये मेरे पास एक कोई इन्वेस्टमेंट होगी जो कि इस वाली बैलेंस शीट में मेरे पास होगी, तभी तो यहां से स्टार्ट होगा मेरा बिगनिंग। देखो ये वाला जो ईयर है, ये वाला जो ईयर है मेरा 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 है, जिसका मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। लेकिन ये वाली बैलेंस शीट अगर इसने का पूरे साल का मेरे को 5% के रेट से इंटरेस्ट रिसीव हुआ पूरे साल का, तो बेटा मेरे को इंटरेस्ट तो तभी मिलेगा जब मेरे पास इस रेट पर, इस वाली बैलेंस शीट पर कोई इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होगी। तो वो इन्वेस्टमेंट मैंने यहां पर नहीं लिखी हुई, तो वो इन्वेस्टमेंट
पहले तो वो इन्वेस्टमेंट यहां पर लिखूंगा, और वो कितनी होगी, जब मेरे को 9000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ 5% के रेट से, तो मैं इसको अगर 5% से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5 से ये जाएगा मेरा 18,000, नहीं 1,80,000 का मेरा क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी मेरी 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। वैसे मैं आपको अभी इसको और तरीके से कैलकुलेट करना बताऊंगा। देखिए सिंपली क्या है, ये क्या लगाया मैंने कि जितना मेरे को इंटरेस्ट मिला मैंने उस रेट को उससे डिवाइड कर दिया, उस रेट से उसको डिवाइड कर दिया वैल्यू आएगी करके। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो अगर मान लो मैं आपसे ये कहता कि मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है, मैंने बोला कि मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 की, तो आप क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लिखते हैं 1,80,000 और मैं कहता इसका रेट है 5%, तो आप कैलकुलेट करते इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से कैलकुलेट करते, 180 इंटू 5/100 इस तरीके से कैलकुलेट करते, तब जाके आता मेरे पास 9,000। यही है ना आपका। तो देखिए अभी भी मैंने वही किया बेटा, अब मेरे पास ये वैल्यू मिसिंग है। जब आपने देखो इस तरीके से कैलकुलेट किया 180 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 9,000, तो उस केस में तो मेरे पास ये वैल्यू अवेलेबल थी, लेकिन मैंने अब क्या किया, इस केस में इस वैल्यू को क्वेश्चन मार्क कर दिया कि ये नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसको मान लिया x और मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 9,000 आना है, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि मेरा उस इन्वेस्टमेंट पर पूरे साल का 5% के रेट से 9,000 का इंटरेस्ट है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते, जब मैं इस x की वैल्यू फाइंड करता तो मैं करता 9,000 इंटू 100 ऊपर जाता और 5 नीचे आता। मैंने भी वही किया था, जो मैंने कलेक्ट किया था कि सीधा 5% से उसको डिवाइड कर दिया, तो वही किया बेटा, x की वैल्यू 180। समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि अगर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है और पूरे साल का दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जो इंटरेस्ट गिवन है जिस रेट से, मान लो 10% से होता तो आप इसको 10% से डिवाइड करते, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई 10% से करते तभी तो कोई इसी वैल्यू पर ये वैल्यू आती है निकल के। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसका रिवर्स लेके जाओगे। तो क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, वैसे इंटरेस्ट मेरे को मिला, अभी इन्वेस्टमेंट मैंने कोई और सेल परचेज इन्वेस्टमेंट का नहीं किया, तो मैं सीधा यहां पर भी लिखूंगा 1,80,000 का। उसके बाद मेरा इनकम भी दिया हुआ है बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 इनकम है मेरी। उसके बाद देखिए अब पेमेंट साइड में सैलरी, तो टू सैलरी दिया हुआ है 30,000 का, सैलरी का खर्चा है। टू रेंट का खर्चा है 18,300 का। टू रिपेयर्स का खर्चा दिया हुआ है बेटा 4700 का। बाई बुक्स दिया हुआ है, मतलब बुक्स दिया हुआ, बुक्स को मैंने ऑलरेडी ट्रीट कर लिया बेटा। जिसको मैंने एडजस्टमेंट पॉइंट को क्लियर कर लिया उसको मैं दोबारा से फिर उस टाइम पे नहीं करूंगा। फिर बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग परचेज करी तो मैं लिखूंगा बिल्डिंग दिया हुआ है 30,000 का। अब आप कहोगे कि सर हमने इस बिल्डिंग को यहां क्यों नहीं लिखा इस बैलेंस शीट में, बेटा क्योंकि इसमें जो मैंने बिल्डिंग खरीदी इसमें लिखा हुआ है कि मेरा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो मेरे को बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। इस बात का मतलब क्या है कि ये वाला जो अमाउंट, ये वाली जो गिवन है, ये वाली कहां से स्टार्ट हुई है मेरी, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 19, 1 अप्रैल 2018। तो बेटा ये तो मेरा 31 मार्च का डेटा है, तो इसमें ये नहीं है, ये वाली बिल्डिंग इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी असेट्स नहीं है, ये मैंने इस डेट के बाद परचेज करी है। हाँ उसने कहा था जो इंटरेस्ट था ये वाला, ये मेरा 5% के रेट से मैंने पूरे साल का रिसीव किया, तो इसका मतलब ये मेरे पास पहले से कोई इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब देखिए बैलेंस सीधी कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कैश 1000। अब देखिए आप इसका जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी क्वेश्चन में वो मैंने इसमें पुट कर दी। अब इसके बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में क्या है, सबसे पहले आप इस वाली बैलेंस शीट को क्लोज कर लीजिए। क्या आया, इससे आप ओपनिंग कैपिटल फंड निकालोगे, इसकी वैल्यू आपकी आई। मैं सीधा आंसर से इससे देख लेता हूं क्या दिया हुआ है इसमें आइटम्स को। 2,18,500, इसका आंसर 2,18,500 आ रहा है, 2,18,500 आ रहा है। तो अब इसके बाद 2,18,500 में मेरा ये लेस करने के बाद आया
2,14,500 ये हुआ मेरा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। बेटा ये क्या है, मैंने बैलेंस शीट को टोटल किया, इसका टोटल 2,18,500 आया, तो ये 2,18,500 ही होना चाहिए और मेरा ये कैपिटल फंड बैलेंस शीट फाइंड हो गया है। मैंने इसी चीज को फाइंड करने के लिए ये सब प्रिपेयर किया हुआ है, इस वाली बैलेंस शीट को मैंने इसी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। अगर ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसको मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बिना ये वाली बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगी। अब देखिए इसका कैलकुलेट करिए, इसमें क्या है, सरप्लस या डेफिसिट, इसमें आएगा मेरा, इसमें सरप्लस आ रहा है बेटा 62 और 9, ये आया मेरा 71,000 का टोटल आया, तो ये भी 71, इसको जब मैंने कम किया लेस किया इसमें से, तो यहां पर आया 2 सरप्लस, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं बेटा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो देखिए ये कितना आया, इस सबको आप इसमें से लेस करिए, ये आया आपके पास 15,000 का। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आप दोनों साइड का टोटल करना, जो भी ज्यादा होगा, इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा आई, मैंने इसको दोनों साइड में लिख दिया, लिखने के बाद जो ये वाला बैलेंस था मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा आया बैलेंसिंग फिगर सरप्लस। अब देखिए सरप्लस को मैं कहां लेके जाता हूं, बैलेंस शीट में। सबसे पहले कैपिटल फंड, जो कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था 2,14,500, इसमें मेरे को ऐड कर देना सरप्लस, कितना है सरप्लस 15,000 का, तो ये मेरा इसका बैलेंस में टोटल कैपिटल फंड कितना है 2,14,500 और 15,000, इसका टोटल करिए कितना आया 0,0,5 2,29,500, 2,29,500, और मैंने जब इसका टोटल किया तो कितना आया है मेरे पास 2,41,500, 2,41,500। आप इसका भी टोटल करिए, इसका भी कितना आएगा 2,41,500। अगर ये वाला टोटल मेरा टैली नहीं करता है इस वाली बैलेंस शीट का, तो इस क्वेश्चन में हमारी कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई गलती हुई है हमारी। तो इसमें जो मेन पॉइंट थे बेटा मैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। मेन पॉइंट इसमें मेरे लिए जिसके लिए मैंने क्वेश्चन को पुट किया वो दो ही थे। एक तो आपको इस पर जो ये वाला इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिगिनिंग में नहीं दी हुई, लेकिन क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमारे को 5% के रेट से पूरे साल का 9,000 का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है। तो इसका मतलब मेरे पास बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, रिवर्स कैलकुलेशन करके मैंने 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट को यहां भी लिखा और यहां भी लिखा। एक पॉइंट मेरा क्या था इसमें, फर्नीचर मैंने सेल किया, उसकी बुक वैल्यू यहां पर नहीं दी हुई थी अलग से, जब मेरे को अंदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि बुक वैल्यू थी, जब कोई पहले से कोई वैल्यू होगी तभी तो मैं उसको सेल करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू थी फर्नीचर की, तब मैंने उसको सेल किया, उस पर मेरे को लॉस हुआ तो मैंने उस लॉस को यहाँ पर लिख दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। बाकी एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसका, देखिए। हाँ जी, तो बेटा देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन किसको करते हैं, 36 इलस्ट्रेशन है हमारी टीएस केवल की बुक से ही। एक बार आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जिनके पास बुक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा जिनके पास बुक नहीं है, इन बच्चों के पास। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही क्वेश्चन की डिमांड, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड द बैलेंस शीट एज दैट डेट। मैंने इसके फॉर्मेट्स आपके लिए प्रिपेयर कर लिए हैं। अब क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने का मेरा वही तरीका है कि सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो मेरा सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है। तो मेरे को सब्सक्रिप्शन के पॉइंट को सबसे पहले इसमें ट्रीट करना है। सब्सक्रिप्शन मेरा क्या होता है, इनकम होता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बाई सब्सक्रिप्शन। मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव मेरे को दिया हुआ 5 लाख रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है, 5 लाख रुपीज का। अब देखिए मेरे को ड्यू दिया हुआ है बिगिनिंग में, ईयर के स्टार्ट में। अच्छा, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो उसको मैं क्या करूंगा लेस, क्योंकि वो लास्ट ईयर की इनकम में मिला इसमें होगा, तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर
5,000 और मेरे को सब्सक्रिप्शन ड्यू दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 20 करंट ईयर में, तो मैं इसको ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 10,000 का मैंने ऐड कर दिया 10,000 का। ऐसे मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है, बिगिनिंग का एडवांस लेस नहीं सॉरी ऐड, बिकॉज बिगिनिंग का एडवांस मिला लास्ट ईयर में इनकम करंट ईयर की, तो ऐड एडवांस इन लास्ट ईयर में एडवांस मिला मेरे को 10,000 का, और एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर माइनस एडवांस इन करंट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए मिला मेरे को। तो देखिए फाइनली मेरा क्या हुआ, इसका इनकम कितनी हुई 5, ये वाला माइनस 10, 5,10,000 मेरी क्या आई सब्सक्रिप्शन की इनकम। अब इनको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, यहां पर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ आपका बिगिनिंग का है लास्ट ईयर का 10,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में दिया हुआ है 5,000 का। मैंने इसको पुट कर दिया क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दिया हुआ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, बेटा ये वाला है कंजम्पशन का पॉइंट, क्योंकि जहां जिसका स्टॉक दिया हुआ है वहां पर आप क्या निकालते हो, कंजम्पशन निकालते हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, देखो मेडिसिन का कंजम्पशन निकालना है तो खर्चा है आपका एक्सपेंडिचर में, टू कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, देखिए मेडिसिन का आपका, अच्छा सप्लायर को अमाउंट ड्यू भी दिया हुआ है, ड्यू मतलब अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, मतलब कि आपका क्रेडिटर दिया हुआ है मेडिसिन के लिए ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी, तो पहले आपको परचेज निकालनी पड़ेगी। और मेडिसिन की आपको पेमेंट दिया हुआ है 2,50,000 का पेमेंट है, ये आपको अमाउंट दिया हुआ ड्यू फॉर मेडिसिन 80,000 का बिगिनिंग का और 120 का एंड का। तो देखिए पहले आप परचेज निकालिए, तो पेमेंट अलग से वर्किंग नोट में भी आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसी में कैलकुलेट कर देता हूं, अलग से मैंने स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है। तो देखिए मेरे पास है पेमेंट है 2,50,000 की मेडिसिन की, इसमें मेरा क्रेडिटर था बिगिनिंग का माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, क्यों किया मैंने माइनस, ये मैंने लास्ट क्लास में इससे भी पहले क्लास है जो कंजम्पशन वाला स्पेशल, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है, क्योंकि ये मेरा बिगिनिंग का क्रेडिटर है, लास्ट ईयर का क्रेडिटर है, कितना है 80,000, तो मैंने इसको माइनस कर दिया और ऐड कर दिया मैंने क्लोजिंग क्रेडिटर जो कि मेरा है 1,20,000 का। तो ये मेरे पास आया परचेज पहले, तो परचेज कितना आया, मैं फाइनली इसमें कितना ऐड कर दूं 40,000, 2,90,000 का क्या आया मेरा परचेज है, ये क्या है परचेज, क्योंकि इसमें एडवांस टू सप्लायर को शाइनिंग, अगर एडवांस टू सप्लायर होता तो मैं वो भी कंसीडर करता। अब देखिए इसके बाद मेरे को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ऐड कर दूंगा मैं ओपनिंग स्टॉक जो कि है 1 लाख का मेडिसिन का, माइनस कर दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 का दिया हुआ है, तो मेरा फाइनली कितना कंज्यूम हो गया 2,40,000 बेटा, 2,40,000 का मैंने मेडिसिन कंज्यूम कर लिया। ये मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा, दोबारा से रिपीट कर दूं, ये पेमेंट दी हुई है मेरे को, ये ओपनिंग का क्रेडिटर, ये क्लोजिंग का क्रेडिटर, ओपनिंग का लेस किया क्योंकि लास्ट ईयर का है, इस साल पे किया हुआ हटा दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर परचेज किया बट क्रेडिटर को पे नहीं किया, तो मेरे को तो परचेज कैलकुलेट करनी थी, तो मेरी परचेज आई, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, मेरी कंजम्पशन आई। और आप उनको कैसे दिखाओगे, क्रेडिटर फॉर द मेडिसिन मेडिसिन के लिए क्रेडिटर मेरा ओपनिंग का 80,000, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट का डेट दिया हुआ है इसमें, और यहाँ पर था मेरा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के टोटल क्रेडिटर था मेरा 1,20,000 रुपए का, 1,20,000 का। इसके साथ मेरे को स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख का बिगिनिंग में दिया हुआ है और
स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000 का क्लोजिंग का दिया हुआ है। ये सभी को समझ आया होगा कि स्टॉक के असेट्स और लायबिलिटीज को कहां कैसे प्रेजेंट करना है। इसके बाद है मेरा नेक्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट का इक्विपमेंट। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था आपको कि इक्विपमेंट 2,10,000 का बिगिनिंग का बैलेंस है और 3 लाख का मेरा एंड का बैलेंस है। तो आप इसको किस तरीके से कैसे करोगे? इक्विपमेंट, इस रेट में मेरे पास इक्विपमेंट क्या दिया हुआ है मेरे को? 2,10,000 का लिख दिया। तो इक्विपमेंट मेरे को यहां भी लिखना है 2,10,000 का बेटा मेरा बिगिनिंग की वैल्यू पहले आई होगी उठकर लास्ट बैलेंस शीट से। मैंने ओपनिंग बैलेंस यहां पर कैरी किया हुआ होगा, कैरी फॉरवर्ड किया हुआ होगा। अब इसके बाद मेरे को पता है इसमें मेरे को वैल्यू दी हुई है एंड में क्लोजिंग, लेकिन उससे पहले मेरे को ये देखनी है कि मैंने इक्विपमेंट को सेल परचेज तो नहीं किया। मैंने देखा रिसीव साइड में कहीं भी मेरा कोई इक्विपमेंट का पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मैंने कोई भी सेल नहीं किया। लेकिन मैंने यहाँ पर देखता हूँ इक्विपमेंट मैंने परचेज किया हुआ बेटा, इक्विपमेंट्स 1,50,000 का मैंने परचेज किया हुआ है इक्विपमेंट। ये है मेरा सन्ड्री एक्सपेंस के बाद। तो मैंने 150 का इक्विपमेंट परचेज किया, तो ऐड परचेज 1,50,000 का मैंने परचेज किया। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को और कोई पॉइंट दिया हुआ है इक्विपमेंट का? कुछ और नहीं दिया हुआ, ना ही कोई डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ। तो मेरे पास इक्विपमेंट की वैल्यू आनी चाहिए थी 210 और 150, 3,60,000 की मेरे पास क्या होनी चाहिए थी इक्विपमेंट की वैल्यू। 360 आएगी यार, 360 का कुछ और भी है क्या? इक्विपमेंट का कोई और भी पॉइंट मेरा हो सकता है? नहीं, हाँ ठीक है। 360 के मेरे पास क्या है इक्विपमेंट की वैल्यू, बट मेरे को क्लोजिंग वैल्यू दी हुई कितनी है? देखिए इक्विपमेंट मेरे को क्लोजिंग वैल्यू कितनी दी है? 210 से 3 लाख दिया हुआ है बेटा, 3 लाख का। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है इस रेट का बैलेंस कितना है इक्विपमेंट का? 3 लाख का, और 360 की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 60,000 को क्या किया होगा मैंने इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया है रिवर्स कैलकुलेशन से 60,000 का। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके पास क्या होते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास ये मैंने परचेज किया हुआ है और मेरे को इस पर 10%, 20%, 5% जो भी है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, डेप्रिसिएशन को माइनस करते, तब आप यहाँ पर वैल्यू लिखते इस तरीके से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला कि डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ, आपको सीधी वैल्यू दी हुई है कि ये वैल्यू आपकी बचती है। लास्ट में आपने कैलकुलेट करके देखा कि आपके पास वैल्यू होनी चाहिए 3,60,000, लेकिन बुक्स में दे रखी है 3 लाख, पूरी 3 लाख की। तो इसका मतलब 60,000 आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 60,000 का। क्लियर है? अब आप कहोगे कि बेटा कि सर हमने यहां पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाया? बेटा ये तो इस डेट की वैल्यू दी हुई है कि इस डेट पर मेरे पास ये वैल्यू है, ऑलरेडी एडजस्टेड, ऑलरेडी सब कुछ उस पर एडजस्ट करके दिया हुआ है वैल्यू। यहां पर मेरे को ये वैल्यू ये वाला कैरी करके लेके आया मैं, इसमें पूरे साल मैंने इसको यूज किया, सेल परचेज किया, उस सबको एडजस्ट किया, इसलिए मैंने इसमें डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही सेम बिल्डिंग का पॉइंट 4 लाख का बिगिनिंग का वैल्यू दिया हुआ है और 380 एंड का वैल्यू दिया हुआ है। इसके साथ देखते हैं बिल्डिंग कोई सेल परचेज है क्या मेरे पास? सेल में तो कोई बिल्डिंग है नहीं, परचेज में भी कोई बिल्डिंग नहीं है। तो सिंपल बस देखिए बिल्डिंग है मेरे पास बिगिनिंग में 4 लाख और बिल्डिंग 4 लाख की वैल्यू थी बिगिनिंग की, ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। मेरे पास यहां पर वैल्यू बची 3,80,000, 380। बेटा 4 लाख से 380 बची, तो कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा मैंने? 20,000 का, तभी तो ये वैल्यू बची होगी मेरी। ये रिवर्स कैलकुलेशन से निकाला। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000 का। क्लियर है? तो एडजस्टमेंट के मेरे पूरे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन को फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहूंगा। रिसीव पेमेंट का, रिसीव पेमेंट में स्टार्टिंग में दिया हुआ टू बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का। तो मैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है मेरे पास, ये कैश इन हैंड इस वाल कैश इन हैंड। बेटा मेरे को बिगिनिंग का दिया हुआ है 20,000, तो बिगिनिंग की बैलेंस शीट में लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है, और कैश एट बैंक
कैसे बैंक दिया हुआ मेरे को 50,000 का, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है जो मैंने कर लिया, जनरल डोनेशन नॉर्मल इनकम टू जनरल डोनेशन 45,000 का। इसके बाद डोनेशन मेडिकल कैंप्स, कोई बेटा डोनेशन मिला है मेडिकल कैंप्स के लिए तो आपको ये स्पेसिफिक डोनेशन मिला, आप इसको बैलेंस शीट में कंसीडर करोगे। डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप, मेडिकल कैंप के लिए डोनेशन मिला 1 लाख रुपीज का, ठीक है। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% पर एनम। देखिए बेटा ये 7% इसका एम्प्लॉयड रेट दिया हुआ है, 70,000 रुपये मेरे को 70,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ है और इस पर मेरे को इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग की वैल्यू नहीं दी हुई, तो मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी तभी तो मेरे को इंटरेस्ट मिला होगा। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला आपने, 70,000 को 7% से डिवाइड करके कितना आया, 10 लाख का। इन्वेस्टमेंट मेरा आया 10 लाख रुपीज का और इन्वेस्टमेंट यहां भी होगा क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई डेट मेरे को देने की नहीं, सेल परचेज रखा तो 10 लाख रुपीज का मेरा क्या होगा इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद इसका रेट है इंटरेस्ट का 7%, तो ये आएगा बाई, इनकम है नहीं तो ये आएगा बाई साइड, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट का मेरा 70,000। क्लियर है, ये समझ आया होगा जो मैंने अभी लास्ट क्लास में समझाया आपको, क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू होगी तभी तो मेरे को इस पर इंटरेस्ट मिला होगा। तो 10 लाख की वैल्यू होगी तभी तो उसका जवाब देखो, कोई 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी उसका जब आप 7% निकालोगे तभी आपको 70,000 का इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने क्या किया इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला इधर ये से एक्स मान लिया और इसे इधर ले गया, तो 100 ऊपर 107 नीचे और क्रॉस करके बनाया कितना 10 लाख का। क्लियर है कैलकुलेशन इसकी। देखिए चैरिटी शो प्रोसीड, चैरिटी शो का प्रोसीड 30,000। अच्छा बेटा मेरे को चैरिटी एक्सपेंस भी दे रखा है, इस पॉइंट को देखो, इसको मैं दोनों तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। चैरिटी शो का प्रोसीड रिसीव हुआ 30,000 रुपये की इनकम और एक्सपेंस हुआ चैरिटी शो से, ये रहा चैरिटी शो एक्सपेंस 10,000 का, ठीक है 10,000 का चैरिटी शो एक्सपेंस। ये वाला चैरिटी प्रोसीड 30,000 की इनकम और 10,000 का 10,000 रुपये का एक्सपेंस। तो मैं देखो इनको एक ही जगह कंसीडर कर सकता हूँ, इनकम ज्यादा मेरी तो बाई चैरिटी शो, इनकम कितना 30,000 माइनस एक्सपेंस 10,000, तो सीधा मैंने 20,000 दिखा दिया। अगर ये एक्सपेंस ज्यादा होता तो इसे इधर लिखता मैं टू चैरिटी शो एक्सपेंस ऊपर और माइनस इनकम, तो एक्सपेंस ज्यादा होता। और दूसरा मैं चाहे इसको एक जगह भी कैलकुलेट ना करूं, अलग अलग भी लिख सकता हूँ। चैरिटी शो की इनकम 30,000 रुपए दिखा दी और चैरिटी शो का एक्सपेंस 10,000 10,000 रुपए का दिखा दिया, तो भी सही है। आप जिस तरीके से हो ऐसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब आगे गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो एजुकेशन के लिए मिला बेटा आपको, स्पेसिफिक ग्रांट है तो आप लिखोगे यहाँ पर ग्रांट फॉर पोलियो, गवर्नमेंट ग्रांट, ये किस लिए पोलियो के लिए एजुकेशन, पोलियो के लिए बेटा कितनी ग्रांट है आपको 70,000 मिला है। अच्छा बेटा इसमें पोलियो के लिए एक्सपेंस भी हुआ है मेडिसिन का, तो ये 70,000 का आपका ग्रांट और माइनस करोगे आप इसमें एक्सपेंस मेडिसिन का, कितना है मेडिसिन का एक्सपेंस है 50,000 का, तो पोलियो की ग्रांट बची आपके पास 20,000 की। ये समझ आया, क्योंकि मेरे को इसमें पोलियो के लिए ग्रांट मिली 70,000 का ये वाला और पोलियो के लिए मेडिसिन भी मैंने परचेज किया 50,000 का, ठीक है। इसके बाद देखिए पेमेंट साइड में मेडिसिन कर लिया मैंने ट्रीट, मेडिसिन पोलियो के लिए ट्रीट कर लिया। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर। देखिए ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम एज ए सैलरी होता है हमारा खर्चा, लेकिन हम किसी रेस्पेक्टेड पर्सन को कुछ पेमेंट करते हैं तो हम उसको सैलरी या वेजेस का नाम ना देके क्या देते हैं ऑनरेरियम, उसके रेस्पेक्ट में। तो ऑनरेरियम वैसे हमारा नॉर्मली एक्सप्रेस है एज ए सैलरी। कितना दिया ऑनरेरियम मैंने डॉक्टर को 1 लाख रुपीज का। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सैलरी का एक्सपेंस टू सैलरी
सैलरी का एक्सपेंस है मेरा 2,27,000 2,75,000 का है। सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है मेरा 5,000 रुपीज का। इसके बाद है इक्विपमेंट, कर लिया मैंने। चैरिटी शो का एक्सपेंस कंसीडर कर लिया। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड था बेटा मेरा, ये वाला पॉइंट मेरे ऊपर लिख देता हूं, उसे नीचे लिख देता हूं। कैश इन हैंड 15,000 का और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक मेरा 30,000 का। देखिए क्वेश्चन को टैली करिए फाइनली। ये बैलेंस शीट पहले क्लोजिंग वाली, इस वाली बैलेंस शीट का टोटल करिए कितना आया इसका टोटल, इससे देख लेता हूँ क्या है। इसका टोटल आया बेटा आपका 17,85,000। मैं इसके अमाउंट मैच कर लेता हूँ। 4 लाख का 2 10 1 लाख 5,000 10 लाख 20 50 ओके 17,85,000 17,85,000 17,85,000। और यहाँ पर बचा मेरे पास कैपिटल फंड। बेटा कैलकुलेशन मेरा काम नहीं, कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो देख लेना उसमें। कैलकुलेशन कुछ नहीं, वही आपको प्लस माइनस करना है। इसके बाद आपका ये कैपिटल फंड का बैलेंस बचा 16,95,000 16,95,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचा। आप इसको यहाँ कैरी करके लेके जाओगे, उससे पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। सरप्लस से डेफिसिट हो गया है। इसमें आपका क्या आ रहा है देखते हैं। इसमें आपका बेटा डेफिसिट, इसका मतलब आपने इस वाली साइड और इस वाली साइड दोनों का टोटल किया तो ये वाला एक्सपेंडिचर ज्यादा है। कितना है इसका टोटल 7 लाख। तो ये भी 7 लाख होना चाहिए, बट ये वाला कम है तो यहाँ पे बचा आपका बाई डेफिसिट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम के ऊपर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है। कितना ज्यादा है हमारा देखिए 55,000 का। अब क्या करूंगा मैं, कैपिटल फंड है मेरा 16,95,000 और माइनस कर दूंगा मैं इसमें से डेफिसिट 55,000। तो ये आया मेरा 0,005 से 0 16,40,000 का मेरा क्या है कैपिटल फंड। तो 16,40,000 का मेरा कैपिटल फंड आया। इसके बाद अब मेरा टोटल कितना आएगा इसका बैलेंस शीट का 18,85,000 18,85,000। अगर बेटा इसका टोटल आपका कहीं पर भी कोई गलती होती है तो इसमें आपने कोई गलती करी हुई होगी तो आप देख लीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे आपको। तो देखिए मैं एक बार थोड़ा सा इसमें जो मैनेजमेंट पॉइंट थे, एक तो यही था आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला 70,000 एट द रेट 10% के रेट से आपको मिला है। तो इसका मतलब आपके पास बिगिनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट होगी, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी। इन्वेस्टमेंट ये रहा 7,000 10 लाख की, ये वैल्यू यहाँ पर भी लिखी, ठीक है। और आप इसमें एक मेडिशन का कंजम्पशन का पॉइंट था, मैंने लिख दिया किस तरीके से आपने कंजम्पशन कैलकुलेट किया, मैंने लास्ट क्लास में समझाया है। तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप, ये रहा 9813282733। इस पर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और रहा सवाल बेटा क्वेश्चंस का, किस बुक से, किसी भी बुक से आप करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपकी डिमांड का हो तो आप मेरे को सीधा व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन के लिए आपके लिए कोई वीडियो बनाऊंगा। अगर वो क्वेश्चन इस तरीके का हुआ कि सभी के लिए समझाना जरूरी है, सो कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हुआ तो, और कोई नॉर्मली कोई पॉइंट हुआ तो आपको कॉल करके सीधा व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके।